बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है जनाब। पार्टनरशिप तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग और अब हम लोग आ गए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जनाब, दामन वक्त पे गुंजाइश जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो बगैर कुछ देर किए, बगैर किसी भी ताख़ीर का मज़ीद शिकार होते हुए, उससे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा भैया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। चले आ जाते भाई, इस पे क्या है भैया, किस बला का नाम है आपसे। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इसको इसको स्टार्ट करने से पहले अपने जहन में एक सिनेरियो रखो कि सर मैं ये पढ़ूं क्यों, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्यों, आखिर में इसको पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें जो मैं देखूंगा, क्या क्या चीज़ें जो मैं जिस पे मैं इम्प्लीमेंट करूंगा कोई चीज़ या जो भी मैं देख सकता हूँ। तो ये एक्ट बेटा उन चीज़ों के ज़रूरी है, उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि फ्रीक्वेंट या हैबिचुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में इंगेज होते हैं। ठीक है, एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है किसी भी प्रोडक्ट का, से कोई क्लोथिंग ब्रांड है कि जो कपड़ा बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है और आगे फिर वो मजीद सेल कर रहा होता है, तो उसकी बात कर लें तो उस पर इम्प्लीमेंट होगा। कोई ऐसा बंदा जो चीज़ अपनी सेल कर रहा है और सामने वाला उसको परचेज कर रहा है, सर हर जगह ये काम आएगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये ज़्यादा रिलेटेबल होता है। सर क्या एसेंशियल्स हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो एक एक एसेंशियल कह लो या उसको बोलो कि अगर ये ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही नहीं होगा। क्या? सेलर और बायर, जब सेलर और बायर होंगे जब भी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा बेटा। तो अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज के ये एसेंशियल्स, ये आपकी किताब में गलत लिखा हुआ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के हैं। ठीक है बेटा, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने से पहले ये चीज़ें होना ज़रूरी है, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाएगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहला ही नहीं सकता। सर सबसे पहले सेलर और बायर का मौजूद होना ज़रूरी है, दो पार्टीज का होना ज़रूरी है, जिनमें से एक सेलर और एक बायर हो। सर कोई गुड्स हो जो डिलीवर करने हो, कोई ऐसी ऐसी चीज़ हो जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। सही ना, तो ऐसी चीज ना हो। अब मूवेबल प्रॉपर्टी तो कोई ऐसा केस आ सकता है जो मैंने बाइंडिंग के केस में पढ़ा जिसकी ऑप्शन सेल हो सके, नहीं। वो पेज ना हो, मॉर्गेज ना हो, वो बिल्कुल एक सिंपल एक बंदे की पोजीशन में हो, बगैर किसी मॉर्गेज के। एक लफ्ज होता है उसका, में नहीं आ रहा अभी, कॉन्स्टुएंट कहते हैं उसको, कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो किसी प्लेज के अंडर है या किसी मॉर्गेज, तो इन शॉर्ट आपके गुड्स हर चीज से पाक होने चाहिए। सही है। ट्रांसफर ऑफ मनी होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? ओनरशिप। ऊपर वाली बात से रिलेट हो रही है हमारी कि साफ होना चाहिए गुड्स, वो एक बंदे की ओनरशिप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि है तो एक के पास लेकिन पेज किसी और के पास हुआ है एंड सो ऑन। सही है। प्राइस, सर देयर मस्ट बी अ प्राइस। सर प्राइस ही नहीं होगी अगर किसी चीज की तो कंसिडरेशन ही नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। और सारे एसेंशियल होने चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसी के साथ साथ। तो यानी कि हमें पता चला कि ये एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के, कि अगर इसमें ना हुआ ये इनमें से कुछ भी तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स नहीं कहलाएगा। सर क्या डिफरेंस है सेल एग्रीमेंट में और सेल में? एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो हर वीडियो के स्टार्ट पे देता हूँ मैं, कि खुदा का वास्ता किताबें अपने सामने रख के बैठो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरी मैनेजमेंट से आप पूछ सकते हैं। वीडियो क्योंकि रिकॉर्डेड है, लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर ले सकते हैं, जो सवाल पूछना है पूछ लो। किताब सामने होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर अगर मैं ही सामने किताब लेके बैठ गया, मैं ही सब कुछ करवाने लग गया, तो आजकल का बच्चा इतना बगैरत है, इतना आराम हो रहा है कि इसने बैठना है एक कोने पे, कोना पकड़ना है, क्लास ऑन करनी है और आधी क्लास में उसने सो जाना है। सही है। जब वो अपने सामने किताब लेकर बैठेगा, सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ नोट करेगा, जब भी वो एक फिजिकल क्लास का फ़ायदा उठा सकता है। फिजिकल क्लास जैसा फ़ायदा जब भी उठा सकेगा जबकि वो मेरे इन तमाम जुमलों को एक जगह लिखेगा, या बेशक तमाम जुमलों को ना लिखे मगर मेरी बात के निचोड़ को तो कम से कम लिखे यार। क्योंकि जस्ट सुनना और सुन के लेट जाना एक जगह और सो जाना उसके बाद के, इसका कोई फायदा नहीं है।
जनाब असेंशियल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के बाद अब हम आ गए हैं काइंड्स ऑफ गुड्स में सर के किस किस तरीके के गुड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में शामिल हो। सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स। सर क्या है एग्जिस्टिंग गुड्स? तीन किस्म के गुड्स हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स। सर एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है? ऐसे गुड्स जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और सेलर की ओनरशिप या पोजीशन में है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो दो चीजें हो, वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हो और सेलर की ओनरशिप पे हो। ठीक है। अब एग्जिस्टिंग गुड्स स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और अनअसर्टेन भी हो सकते हैं। क्या मतलब? भाई एक ऐसा गुड है जो मेरी पोजीशन पे है और फिजिकली भी एग्जिस्ट करता है मगर वो अनसर्टेन है, उसकी वैल्यू अभी सर्टेन नहीं है। या फिर स्पेसिफिक गुड यानी कि एक ऐसा गुड, एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू स्पेसिफिक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं स्पेसिफिक गुड की। A agrees to sell to B a particular radio bearing a distinctive number. There is a contract of sale of specific और ascertain good। सही है। स्पेसिफिक कह लो, ascertain कह लो, एक ही बात। सही है। ascertain और unascertain की बात कर लो। ascertain यानी कि स्पेसिफिक। ठीक है ना। एक रेडियो बेचता हूँ, उसको पता है भाई पूरी दुनिया में कि इसकी क्या वैल्यू है, ओलेक्स पे आप जाके देख लो, हाँ भाई सही है, इसकी मार्केट वैल्यू सही है। ठीक है ना। सर्टेन वैल्यू उसकी सर्टेन है। अब सर अनअसर्टेन क्या है फिर? If A agrees to sell B 1 bag of sugar out of the lot of 100 bags lying in his godown, it's a sale of uncertain goods because it is not known which bag is to be delivered। यानी कि आपको पता ही नहीं है कि इन 100 में से, अब आपके पास 100 बोरियां पड़ी हुई चीनी की, शुगर की। आपने बोला कि भाई मुझे इसमें से एक बोरी चाहिए। वो कह रहा है ओके एक बोरी निकाल के दे दो। अब एक बोरी में आपको नहीं पता कि कौन सी बोरी होगी। बिल्कुल वैसी एग्जांपल है कि अगर आप डंकिन डोनट्स जाते हो और आप फकीर बना दिखाते हो, अपने बोलते हो कि भाई मुझे सबसे बड़ा वाला डोनट ही चाहिए। क्यों? आपको पता है हर डोनट की एक ही प्राइस है। लेकिन आप पाकिस्तानी हो, आप बोलोगे नहीं ये वाला नहीं भाई, ये वाली दे दो, ये वाला डोनट दे दो, मुझे ये वाला ज्यादा बड़ा लग रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक अनसर्टेन गुड है। सही, इसे कहते हैं अनसर्टेन गुड। डंकिन डोनट्स वाली एग्जांपल अपनी जेहन में रखना। एग्जिस्टिंग में आपने सर्टेन और अनसर्टेन दोनों पढ़ लिया। अब आगे फ्यूचर गुड। सर फ्यूचर गुड क्या होता है? सर एक ऐसे गुड की बात हो रही है यहाँ पर जो कि आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स वो मैन्युफैक्चर होंगे, प्रोड्यूस होंगे और रिटायर होंगे। ठीक है। मैं ये इसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब हो गया कि मैंने कोई चीज ऑर्डर पे बनवाई है। ठीक है ना। कोई ऐसे गुड जो कि मैन्युफैक्चर होने हैं, प्रोड्यूस होने या एक्वायर होने हैं बाय सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है ना। अब क्या होगा? अब मैं गया सोफे वाले के पास, मैंने बोला यार मुझे एक सोफा बना के दो, लेकिन इसका जो है ना ये गद्दा ऊंचा कर देना और पीछे जो है इसका वो कलगी लगा देना, मुर्गी कलगी वाला आजकल चल रहा है ना, वैसा लगा देना, और उसकी कमर बैक जो है इसकी लंबी कर देना। उसने बोला ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद अब वो मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा। सही है। तो ये हो गया फ्यूचर गुड। सर कंटीजेंट गुड क्या है? whose acquisition by the seller depends upon an uncertain contingency। जैसे यानी कि it's a contract of sale of contingent goods is enforceable only if the event happens on which the performance of contract depends। यानी कि जब performance of contract जिस चीज पे डिपेंड करती है वो होगा जब ये गुड बनेगा। सर एक एग्जांपल ले लेते हैं। A agrees to sell to be a specific rare painting provided he is able to purchase it from its present owner। ठीक है। क्या हुआ भाई? ए ने एग्री किया बी को सेल करने के लिए, स्पेसिफिक रेयर पेंडिंग है। ठीक है ना। प्रोवाइडेड, लेकिन उसने बोला एक शर्त है कि ही इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट ओनर। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ कंटिंजेंट गुड। यानी कि अगर वो प्रेजेंट ओनर से खरीद पाया जब मैं उसे खरीदूंगा। सही ना। सेलर ने अगर प्रेजेंट ओनर से खरीदा जब मैं उसको पे करूंगा और जब मैं उससे खरीदूंगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा कंटिंजेंट गुड। सही है। अब हम अगले टॉपिक पे आगे जिसका नाम है फिक्सिंग प्राइस। सही ना। सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा कि प्राइस क्या है। प्राइस क्या है भाई? द मनी कंसिडरेशन है। सही है। फॉर अ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और सर क्या है? प्राइस एक एसेंशियल एलिमेंट भी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। ठीक है। सेल टेक when it sales cannot take place without a price, therefore price should be paid in legal tender money। सर ये तो हो गई प्राइस। मगर सर मगर इसको फिक्स कैसे करेंगे? एक प्राइस को फिक्स करने का
क्या क्या मेथड, क्या क्या तरीका हो सकता है, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? तो सर प्राइस को फिक्स करने के टोटल 4 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला पढ़ रहा हूँ कि इट मे बी एक्सप्रेसली फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। द पार्टीज आर फ्री टू फिक्स एनी प्राइस दे लाइक बट द सम शुड बी डेफिनेट। ऑब्वियसली जो दोनों पार्टीज हैं अपनी म्यूचुअल कंसेंट से एक प्राइस तय कर ले, सही है, लेकिन वो डेफिनेट प्राइस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो प्राइस ऐसे तय हो कि यार मैं तुमसे ये मोबाइल खरीदूंगा तुम्हारे हाथ में मौजूद अंगूठी की रकम जितना, चलो भाई प्राइस ही डेफिनेट नहीं, अब दोबारा एक अजीब कहानी हो, सही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट से डेफिनेट, सही है। दूसरा, प्राइस may fix in a manner agreed upon a contract, it may be the price prevailing on the particular day। भाई जो उस डेट पे मार्केट प्राइस होगी ना उसी डेट पे है। अब लेट्स सपोज शेयर की बात करूं तो शेयर का हर सेकंड का रेट स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे गिवन होता है। तो अगर मुझे कोई शेयर खरीदना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी फिक्स प्राइस, उसकी मार्केट प्राइस जाके देख लूंगा, ठीक है, जो स्पॉट प्राइस होगा, तो करंट उसकी प्राइस होगी। दूसरा तो आ गया मार्केट प्राइस। अच्छा जी, और किस किस तरीके से प्राइस फिक्स हो सकती है? By the course of dealing between the party. For example, if the buyer has been previously paying to the particular seller the price prevailing on the date of placing the order, the course of dealing suggests that in subsequent transaction he will do the same। भाई आपने यही प्रोडक्ट 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से खरीदा और पिछले 15 साल से आप खरीदते हुए आ रहे हो, सही है। तो अब जो अगला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, ये बात प्री डिटरमाइंड है कि ये उसी रेट पर होगा जिस रेट पे पुराना हो रहा था, सही है। If the price, अच्छा चौथा तरीका क्या है? The price is not capable of being determined in accordance with any of the above modes। अब ऊपर के शुरू के 3 जो अभी हमने डिस्कस कर लिए, इन तरीकों से नहीं हो सकती प्राइस फिक्स, तो क्या करो? The buyer is bound to pay to the seller a reasonable price। सही ना, रीजनेबल प्राइस पे वो खामोश है। लॉ कहता है कि रीजनेबल प्राइस मार्केट प्राइस भी हो सकती है, या फिर वो प्रिवेलिंग प्राइस जो कि उस गुड की उस डेट पे, जिस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मौजूद है, उस डेट पे वो डिटरमाइन हो सकती है अगर, बट इट शुड बी रीजनेबल प्राइस, सही है। ये है प्राइस फिक्स करने के तरीके। सर और क्या तरीके भैया? अब हम आ गए कंडीशन और वारंटी में क्या फर्क है। सर वारंटी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सब, क्या होती है, अब देख लेते हैं कि कंडीशन क्या होती है। Condition is essential for the main purpose of the contract। Its non-fulfillment caused irreparable loss to the aggrieved party। सही है। In case of violation of, भाई कंडीशन होती है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तोड़ दिया, उसकी वायलेशन की, तो एग्रीव पार्टी कैंसिल कर सकती है। कंडीशन है ना कि कंडीशन यानी अगर ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, वो हो गया तो ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा। इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर 100 फैंस टू बी। सही ने, ए ने बी को 100 फैंस यानी पंखे देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, बट ए डिलीवर्स क्लाइमेक्स फैंस, लेकिन उसने अच्छा रॉयल फैंस का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, दिए उसने क्लाइमेक्स फैंस। तो ये क्या है? इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, यानी इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कंडीशन। बी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। बी चाहे तो वॉइडेबल है, द ऑप्शन ऑफ ग्रीव पार्टी। वॉइडेबल हमने पढ़ा था डे 1 पे क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, जब हम पढ़े थे, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और डिपेंड करता है बी पे कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, सही है। सर वारंटी क्या है? एक नॉट नॉन एसेंशियल पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, सही है। कंडीशन तो एसेंशियल पार्ट है ना कि उसको करना ही करना है, वारंटी एक नॉन एसेंशियल पार्ट है। द ब्रीच ऑफ वारंटी गिव्स द इंजर्ड पार्टी अ राइट टू रिकवर डैमेजेस बट ओनली बट नॉट टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। सही, वारंटी में क्या होता है कि आप डैमेजेस उससे क्लेम कर लो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट आपके पास नहीं होता है। यही एक मेन फर्क है दोनों में, कंडीशन में और वारंटी में। सर इम्प्लाइड कंडीशंस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड क्या होती है भैया? इम्प्लाइड कंडीशंस में सबसे पहले क्या है? कंडीशन ऑफ टाइटल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या है? द सेलर मस्ट हैव राइट टू सेल द गुड। ठीक है, जो बंदा बेच रहा है उसके पास बेचने का राइट होना चाहिए, और कब होगा? जब उसके पोजेशन में होगा और उसका अपना होगा, सही है। सबसे पहला ये आ गया, ठीक है ना, राइट टू सेल होना चाहिए। उसके बाद सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स के अंदर सेल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए गुड्स की, ऐसा ना हो कि रॉयल फैन और क्लाइमेक्स फैन वाला सीन हो जाए। तो सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। सेल बाय सैंपल भी होना चाहिए कि कोई सैंपल आपको दिखाए या आपको चेक करो, आपके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप उसको सैंपल के तौर पे देखो। लेकिन कहाँ पर होगा ये? जहाँ पर बल्क का सामान होगा, बल्क की तादाद में चीज को लिया जा रहा होगा, सही है। उसके बाद आ गया कंडीशन ऑफ फिटनेस और क्वालिटी। The buyer informs to the seller
about the particular purpose for which the goods are required, goods shall be reasonably fit for, भाई उसको क्वालिटी वाइज वैसे ही होना चाहिए जैसा कि सैंपल में दिखा था, और उसको फिट होना चाहिए किसको, प्रोडक्ट को, सही है। Conditions of merchantability. The term merchantable means that the goods must be fit for the ordinary purpose for which goods are used. ठीक है, the goods shall be merchantable quality and must be free from hidden effect. Example ले लेते हैं, सही समझ में तो आगे इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि भाई जिस मकसद के लिए वो मांगे गए थे उसी मकसद के लिए होना चाहिए और उसी क्वालिटी में होना चाहिए, ठीक है ना। A purchase a black yarn from B, ठीक है, a dealer in yarn and finds it damaged by ants, it's a breach of condition, A can reject it, ठीक है ना। implied condition नहीं होगी तो ऑब्वियसली सामने वाला बंदा रिजेक्ट कर देगा, सिंपल सी बात है, सही है। इस तरीके से कंडीशन फॉर wholesomeness मींस बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। ऐसा ना हो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट, चलो इसकी एक बड़ी मजे की एग्जांपल है, देख लो। F bought milk from a dairy owner. The milk contained germs of typhoid fever. F's wife, on taking the milk, became infected and died. A was held liable in damages. हालांकि अब ऐसा भी देखा जा सकता है कि उल्टा भी हो सकता है कि वो बकायदा जाके उसको तोहफा दे कि यार आपने इसको देकर इस जहर में मिला हुआ दूध जो आपने मुझे दिया, मैंने अपनी बीवी को पिलाया और बीवी मर गई। तो हो सकता है कि वो उल्टा भी करे कि जाके उसको रिवॉर्ड दे, बजाय इसकी कि उससे डैमेजेस की लेवल है वो डैमेजेस का और उसे कंपनसेशन मांगे, तो वो उल्टा भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल हम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट पढ़े हैं बेटा, जिसमें आपके ख्वाहिशात के बारे में नहीं मालूम होगा हमें, इसलिए हम सीधे सीधी बात करेंगे, ठीक है बेटा। सर कैविट एम्प्टर क्या है? सर डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर क्या चीज है कि भाई आप बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो कि वो आपके प्रोडक्ट को जांच सके, इंक्वायर कर सके और देख सके क्या वो उसके मकसद के लिए सही है नहीं है, क्या इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, अगर है तो सेलर बाउंड है कि उसको डिस्क्लोज करे। यानी कि इन शॉर्ट ये बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि ऐसा ना हो कि बायर धोखा खा जाए, ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। सर अब आगे क्या रूल्स है ट्रांसफर करने का प्रॉपर्टी को, यानी कि बात आ गई है डिलीवरी की। सर सबसे पहले गुड्स मस्ट बी सर्टेन, वही वाली बात कि भाई गुड्स सर्टेन होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, ऐसा ना हो कि पता ही नहीं कि गुड्स कौन से हैं, तो गुड्स का सर्टेन होना बहुत जरूरी है डिलीवरी के लिए। प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंड टू पास, जिस नियत से जिस दिन उसको पास होना था, डिलीवर होना था, उसी दिन उसको डिलीवर हो जाना चाहिए। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, भाई वो गुड्स जो हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में मौजूद हो, ऐसा ना हो कि वो वर्क इन प्रोसेस की फॉर्म में थे, आपने डेट आ गई इसलिए आपने पहुंचा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है कि स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, हो गया स्पेसिफिक गुड इन डिलीवरेबल स्टेट बट प्राइस टू बी असर्टेन, यानी कि प्राइस भी उसकी असर्टेन होनी चाहिए उस दिन जिस दिन के उसको ट्रांसफर होना है। और अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन, द कॉन्ट्रैक्ट छठा है अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन, where the contract is where there is a contract for the sale of uncertain or future goods by description. The property in the goods passes to the buyer when goods of that description in deliverable state are unconditionally appropriated to the contract. भाई जिस दिन मैंने उससे जाकर कॉन्ट्रैक्ट किया तो मेरा फ्यूचर गुड हो जो कि अनसर्टेन हो, दोनों मेरे उसी वक्त डिलीवरी में आ जाएंगे, यानी पोजीशन में आ जाएंगे। यानी कि आप देखो क्यों पढ़ना है आपको पता चलेगा। आप सोफे वाले के पास गए, आपने बोला कि इसका कमर ऊंची कर देना, कलगी लगा देना, इसका ये कर देना, वो कर देना, कपड़ा चेंज कर देना। अब आज से वो जब कपड़ा चेंज कर रहा है, अगर उससे कोई गड़बड़ हुई तो वो आपका नुकसान होगा। वो अलग बात है कि आप उससे डैमेजेस मांग सकते हो, लेकिन अब जो नुकसान होगा वो आपका होगा और आप उस नुकसान को उससे वापस भरवा सकते हो, उसे कंपनसेट कर सकते हो, सही है। गुड सेंड ऑन अप्रूवल और ऑन सेल रिटर्न, सेल और रिटर्न। अच्छा, सेल और रिटर्न बेसिस पे भी गुड्स बेचे जाते हैं और बगैर इसके भी बेचे जाते हैं, दोनों तरीके से ये गुड्स को भेजे जाते हैं। भाई सेल और रिटर्न बेसिस कौन सी बेसिस होती है कि यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका माल डिफेक्टिव है आपके हिसाब से जो आपने ऑर्डर किया था, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, सही है।
सर अब हम आ गए डिलीवरी एंड व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। सर अब गुड्स की डिलीवरी के क्या रूल्स हैं, उसको बहुत सिंपल से 2-3 रूल्स हैं, उसको देख लो। बाकी एक बहुत ही बुकिश नॉलेज है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। पेमेंट एंड डिलीवरी टू बी कॉन्करेंट, सही है। मोड्स ऑफ डिलीवरी क्या होने चाहिए, वो स्पेसिफिक हो। इफेक्ट ऑफ पार्टी डिलीवरी, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, सारी चीजें स्पेसिफाइड होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट है तो किस तरीके से डिलीवर करना है, सही है। अच्छा जी, अब आगे सबसे बड़े मजे की चीज है अनपेड सेलर। सर अनपेड सेलर कौन होता है, किसको भाई अनपेड सेलर कह रहे हैं? भाई जब ये क्या हो, जब ये कंडीशंस दो फुलफिल हो जाए तब वो अनपेड सेलर रहेगा। क्या? वेयर द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेल। ठीक है, वापस आएंगे अनपेड सेलर पर हम लोग कि अगर बायर ने 1 रुपया भी नहीं दिया अभी तक, सही है, वो होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, तब भी वन पेड सेलर कहलाएगा। और व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में या फिर अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में has been received as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled, यानी कि negotiable instrument तो दे दिया था, बिल ऑफ एक्सचेंज बना के भी दे दिया था, लेकिन जब मैं उसको उस चेक को क्लियर करने गया तो पता चला कि भाई आपके तो जिस बंदे ने आपको दिया उसके तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो मैं उस टाइम भी अनपेड सेलर कहलाऊंगा। क्या क्या सर अनपेड सेलर के राइट्स हैं, और देख लेते हैं। राइट ऑफ लियन, भाई वो चाहे तो वो अगर उसने डिलीवर नहीं किए तो वो अपने पास गुड्स रख सकता है। अगर इन ट्रांजिट है तो वो, यानी कि अभी रास्ते में, तो वो रास्ते में रुकवा सकते हो, कॉल करके बोलेगा भाई रोक लो उसके, सही है। राइट ऑफ रीसेल, वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर when there is provision regarding the right of sale in the contract। भाई अगर ऐसे कोई गुड्स है कि जिसको अगर उसने रोके रखा तो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। यानी कि कोई फल है, कोई फ्रूट है, पेरिशेबल नेचर का, तो उसका क्या करेगा, उसके पास राइट है कि उसको फॉरन कहीं और बेच सकता है कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद। ठीक है भाई। अगेंस्ट बायर के, अगेंस्ट राइट अगेंस्ट बायर, बायर के अगेंस्ट क्या राइट है भाई अनपेड सेलर का, अगर ओनरशिप पास हो चुके यानी डिलीवर हो चुके हैं टू द बायर एंड बायर रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द सेलर कैन सू द बायर। भाई वो बायर को सू कर देगा, ठीक है, बायर पे केस कर देगा और उस पर डैमेजेस लगा देगा, सही है। ये है अगेंस्ट बायर। सर लेकिन अब बायर के क्या राइट्स हैं अगेंस्ट सेलर, बायर के भी कुछ राइट्स। अगर सेलर ने टाइम पर डिलीवरी नहीं की और बायर को नुकसान हुआ तो डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी वो कंपनसेट करवा सकता है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सही, वो उसको सू कर सकता है कि अब तुम परफॉर्म करो जो तुमने नहीं किया अभी तक। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन जो अब तक तुम्हें करना था नहीं किया वो कर दो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है। डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, सही है, तुमने वारंटी तोड़ी, तुम्हें डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। कैंसिलेशन एंड डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन, वो चाहे तो उसको कंडीशन में पढ़ा था हमने कि वॉइडेबल है ऑफ द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी, तो वो चाहे बायर तो उसको कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को या नहीं, मर्जी है उसकी। ठीक है। रिकवरी ऑफ प्राइस विद इंटरेस्ट, वो चाहे तो प्राइस की रिकवरी करवा सकता है विद इंटरेस्ट, सही, सूद समेत। ठीक है। सर अब आ गया परफॉर्मेंस की बात की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स परफॉर्म कैसे कैसे हो सकता है। ऑब्वियसली एक ही तरीका है, क्या, डिलीवरी। आखिरी क्या एंड पॉइंट क्या है इसका, डिलीवरी। पर डिलीवरी हो गई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फिनिश हो गया। सर डिलीवरी कैसे कैसे होती है, एक्चुअल डिलीवरी, सही, जब फिजिकली हैंड ओवर कर दिए जाए, फिर सिंबॉलिक डिलीवरी where the goods remains where they are, yani probably because they are bulky but the means of obtaining possession of goods is delivered। सर इसकी क्या एग्जांपल है, the seller hands over to the buyer the key of the godown where the goods are stored or transfer a document of title to the buyer which is will। अच्छा बड़ी सिंपल सी बात है ना, सिंबॉलिक डिलीवरी कर दी, वो कहता है कि भाई मैं आपको आज से 10 दिन बाद डिलीवर कर दूंगा। बायर ने बोला मुझे यकीन नहीं है, सेलर ने बोला अच्छा भाई ये देखो मेरी गोडाउन की चाबी ले लो तुम, अगर मैंने नहीं किया तो तुम जाकर वहां से ले लेना। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट takes place when the person in possession of goods of seller acknowledges in accordance with the seller's order that he owns the good on behalf of the buyer and the buyer has assented to it। भाई अगर वो बायर से बोलेगा, बायर इजाजत दे दे तो है, सही। इसकी एग्जांपल देख लो, तीसरे की कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पे हम लोग where the seller hands over the delivery order to the buyer and the warehouseman
who was holding the goods as a bailey of the seller agrees and acknowledges to hold them on behalf of the buyer. This is a कंस्ट्रक्टिव रिलीज कि भाई अगर डेट आ गई, बायर ने बोला कि भाई अब तुम्हें मुझे देने दे, काम करो बेचारा 2 दिन और रखो अपने पास, सही, मुझे डिलीवरी ऑर्डर दे दो भले, लेकिन अपने पास 2 दिन और रख दो, सही है, 2 दिन बाद तुमसे लूंगा, तो ये एक कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी कहलाएगी। अब जो भी नुकसान होगा वो बायर का होगा, क्यों? क्योंकि बायर के पास ऐसे समझा जाएगा कि वो डिलीवर हो चुका है। सर ऑप्शन सेल क्या है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, जस्ट इसके रूल्स देख लो कि अगर ऑप्शन सेल पे हो तो क्या होता है भाई, जितने भी अलग अलग गुड्स हैं ऑप्शन के लिए वो सब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अंडर आएंगे, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि वो 5 गुड्स रखे हुए ऑप्शन के लिए तो पांचों का एक ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल समझा जाएगा, नहीं, सबका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, ठीक है। सेल इज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंसेस कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ द हैमर। भाई जो हथौड़ा तोड़ता है ना, हथौड़ा फेंकता है, सॉरी भाई, उस टाइम पे वो ऑप्शन कंप्लीट समझी जाएगी और वही रेट आखिरी होगा, ठीक है। No seller nor any person on his behalf can bid at an auction sale unless such right is reserved and notified। भाई और कोई नहीं बेच सकता सिवाय ऑक्शनियर के, ठीक है ना। ऑक्शनियर कैन रिफ्यूज टू सेल और एक्सेप्ट पेमेंट बाय मींस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सही, वो कहेगा भाई मुझे कैश में चाहिए अगर चाहे वो, या फिर वो ज़्यादा दे सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, सही ना। इस तरीके के ये सारे रूल्स लिखे हुए। सर फाइंडर ऑफ गुड कौन होता है? एक बंदा जा रहा है, उसको भैया जो है उसको जाते हुए सड़क पे से कुछ मिल गया, तो अब कुछ मिल जाने के बाद उस फाइंडर ऑफ गुड्स के क्या राइट हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एक आम लाइफ की एग्जांपल ले सकते हो आप इसमें, कि आप जा रहे हो किसी की सोने की अंगूठी आपको मिल गई, ठीक है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना वो कौन सा बनेगा? बेलमेंट का। सही, ऐसा समझा जाएगा कि किसी ने आपके पास कोई चीज रखवा दी है। तो यहाँ पर राइट्स क्या है फाइंडर ऑफ गुड्स के, कि वो अगर आपको उस अंगूठी आपको उसकी मिली और आपके पास चोर आ गए थोड़ी देर में अंगूठी चुराने, आपने उनसे लड़के जो है वो जनाब उसको फुल मार मार के खुद पिटे भी, थोड़ा सा मारा, भगा दिया उनको, लेकिन आपको नुकसान हो गया। अब आप जब उस बंदे को ढूंढ लो जिसकी अंगूठी है, तो आप उससे अपना मेडिकल एक्सपेंस के पैसे ले सकते हो, आपके पास राइट है कि आप उसे कंपनसेट करवा सकते हो, सही है। राइट ऑफ लियन, अगर भाई आप रीजनेबल और रीजनेबल तरीके से ढूंढने के बाद आपको अगर नहीं मिलता फाइंडर, उसका ओनर नहीं मिलता गुड्स का, तो आप उसको रख सकते हो, सही है। एक और जगह आप अपनी ये राइट ऑफ क्लीन एक्सरसाइज कर सकते हो, जहाँ पे अगर उसने बोला हो कि भाई मुझे जिसने भी मेरी सोने की अंगूठी ढूंढी मैं उसको 500 रुपये दूंगी। अब आंटी के पास गया मैं कि आंटी आपकी मुझे 500 रुपये अंगूठी, आपकी मुझे गोल्ड की अंगूठी मिल चुकी है, आप मुझे 500 रुपीज दे दीजिए। तो उन्होंने बोला मैंने अनाउंस किया था रिवॉर्ड, सॉरी मुझे, मैं मजाक में कर रही थी, मैं तो नहीं दे रही। तो मेरे पास राइट है उसका, कि राइट है लियन का, कि मैं उनकी अंगूठी अपने पास रख सकूं और बोलूं कि नहीं मैं आपको नहीं दे रहा जब तक कि आप मुझे 500 नहीं दें, सही है। और मेरे पास राइट टू सू भी है, कि अगर उन्होंने मुझे 500 नहीं दिया आने वाले वक्तों में भी, तो मैं उनको सू कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक जगह तो राइट ऑफ सेलिंग भी दिया हुआ है, लेकिन वो कब एक्सरसाइज कर सकता है? अगर ऐसा हो कि वो चीज़ पेरिशेबल नेचर की, यानी कि वो एक ऐसी चीज़ हो कि थोड़े दिनों बाद रखने के, अगर मैं 1-2 घंटे का इंतजार और करूँगी, 1-2 दिन का इंतजार करूँ, तो वो चीज़ एक्सपायर हो जाएगी। या फिर ओनर ने 500 देने से इनकार कर दिया, अभी मेरी वाली एग्जांपल में, सही, लॉफुल चार्जेस जो थे वो देने से इनकार कर दिया, या फिर एक रीजनेबल डिलीजेंस के बाद ओनर नहीं मिल सका, सही है। इन तमाम चीज़ों के बाद वो ये चीज़ रख सकता है। अच्छा, पेरिशेबल नेचर की हो अगर, और आपको खतरा हो कि एक्सपायर हो जाएगी, सही है, या फिर वो अपना ग्रेटर पार्ट लूज कर देगी, ठीक है, जो कि इसका कितना हो, लॉफुल चार्जेस के 2/3 ऑफ द वैल्यू। यानी कि लॉफुल चार्जेस अगर लेट सपोज 500 रुपए हैं और उसका हम 2/3 निकाल, चलो लेट सपोज 600 रुपए, और 600 का 2/3 निकालें अगर, तो मेरे 400 रुपये बनते हैं। तो अगर मेरा 400 रुपये से ज़्यादा का, मुझे ऐसा लगता है 2 दिन रखने से नुकसान हो जाएगा इस चीज़ में, सही है। ये चीज़ 600 की है, 2 दिन बाद 400 की, 200 की हो जाएगी, यानी 400 लूज कर जाएगी। तो ऐसी सूरत में मैं उसको बेच सकता हूँ, ठीक है। सर राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी हैं फाइंडर ऑफ गुड्स की, कि भाई उसकी ड्यूटी है कि वो रियल ओनर को ढूंढे, एज इफ के वो अपने जैसे केस में ढूंढता बिल्कुल वैसे ही ढूंढे, ऑर्डिनरी प्रूडेंस के साथ ढूंढे, ड्यू डिलिजेंस के साथ ढूंढे, और
वो चीज़ों का ख्याल रखे, टेक केयर ऑफ द गुड्स बाय द फाइंडर और रिटर्निंग ऑफ गुड्स, और जब अगर उसको ओनर मिल जाए तो उसको वो वापस कर दे, उसकी चीज़ हरामखोरी ना करे। ठीक है बेटा, ये आपका सेल्स ऑफ गुड्स था प्यारा सा। इसके अंदर याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, लिस्टिंग वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। कोशिश करो कि, मुश्किल नहीं था ये। कोई चीज़ फिर से वही वाली बात की अगर समझ में ना आई हो या ऐसा लगा हो कि आपको कोई भी चीज़ तंग कर रही है, समझ में नहीं आ रही, तो बेटा फील फ्री टू आस्क। आप मैनेजमेंट से मेरा नंबर ले सकते हो, आप मैनेजमेंट के थ्रू मुझे कोई भी चीज़, कोई सवाल अगर हो तो पहुंचा सकते हो। आप मुझसे चीज़ अल्टीमेटली पूछ सकते हो। मैक्सिमम रूम है मेरे पास, हमारे पास मैक्सिमम रूम है इस चीज़ का कि बच्चा अगर कोई चीज़ पूछना चाहे तो वो लाजमी पूछे। सही है, अपने ऊपर अपने अंदर सवाल दबा के ना रखे, वो उस चीज़ को पूछ ले। अगले लेक्चर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हमारी मुलाकात होगी बेटा। तब तक उम्मीद यही है मेरी बच्चों से कि आप चीज़ों को याद कर रहे हो। वेट नहीं करो चीज़ों का कि अगर ऐसा होगा जब पेपर होगा तब पेपर होगा। अपनी तैयारी साथ साथ करते रहो, किसी चीज़ पे डिपेंड ना करो, साथ लेके चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।